जय हिंद बच्चों, वेदा केरी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मुकेश प्रजापति आपके लिए लेके आया हूँ कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा 10वां पार्ट है। इसके पहले 9 पार्ट हमारे हो चुके हैं। 9 पार्ट में आपने देखा होगा कि हम किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर जो भी आंसर उसमें आता है उसको फोकस करते हैं, ताकि कभी कभी क्या होता है कि जो आंसर होता है, जो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं, अगर हम उसको भी पढ़ेंगे, उसको भी समझेंगे, तो हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो जो पूछा नहीं था वो अगले एग्जाम में पूछ ले। तो इसलिए हम चारों आंसर को क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस। पहला क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर इसको छोड़ा था, क्लियर। तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था वो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने आपसे इसका आंसर भी डिस्कस किया था। तो इसके आंसर के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट दिया था, कुछ लोगों ने बिल्कुल एकदम सटीक आंसर दिया था, एकदम सही आंसर दिया था। तो इसके बारे में चूंकि पिछले लेक्चर में टाइम कम होने के कारण हम थोड़ा इसको अधूरा छोड़ दिए थे। आंसर तो हमारा हो गया था, पर इसमें जो डिस्कशन था वो बच गया था। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, रॉयल जेली हनी बी एंड बी वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, या फिर हिंदी में इसको बोले रॉयल जेली शहद और मधुमक्खी मोम निम्न के द्वारा उत्पादित होता है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी का अध्ययन हम किसमें करते हैं। तो वो सभी को पता है भी, या मैक्सिमम लोगों को पता है कि मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, वो एपीकल्चर के अंदर किया जाता है। मधुमक्खी की अलग अलग प्रजातियां होती है, क्लियर। और अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई अगर सबसे ज्यादा लाभदायक अगर कीट है, तो सबसे लाभदायक इंसेक्ट है वो है मधुमक्खी, हनी बी। क्यों? क्योंकि कीटों के द्वारा जितना भी पर परागण होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, उसमें से लगभग 80 से 90% जो पर परागण होता है वो अकेले मधुमक्खी के द्वारा ही होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, हनी भी बहुत जरूरी है, क्लियर। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि अगर मान लो पृथ्वी पे से अगर मधुमक्खी पूरी समाप्त हो जाए तो लगभग 400 सालों में मनुष्य की पूरी प्रजाति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्यों? इसका कारण यह है कि जो क्रॉस पोलिनेशन है, वो जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी। और क्यों? क्योंकि 80 to 90% जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट, एंटोमोफिलस जो होता है, मीन्स कीटों द्वारा जो पर परागण होता है, उसमें से सबसे ज्यादा 80 से 90% क्रॉस पोलिनेशन अकेला मधुमक्खी के द्वारा होता है। तो वो प्रोसेस रुक जाएगी, जिससे पौधे तो उगेंगे पर उनमें फूल नहीं बने, फूल भी बनेंगे, फूल बनने के बाद उसमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा, जिससे कि निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो फ्रूट डेवलप होंगे, फ्रूट डेवलप नहीं होंगे। अगर गलती से फ्रूट अगर डेवलप भी हो गए तो उनमें सीड नहीं बनेगा, है ना समझ में, जिससे उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणन, वो रुक जाएगा और धीरे धीरे पौधों की प्रजातियां, फसलों की प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी और पृथ्वी पर से जो जीव है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मधुमक्खी होती है हनी बी ये एक सोशल इंसेक्ट है, मीन्स सामाजिक कीट है, और लाभदायक इंसेक्ट भी होता है। तो मधुमक्खी में अगर देखो तो 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, क्लियर। इसके सदस्य की हम पहले बात करते हैं। तो इसके जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, क्लियर। मधुमक्खी में कितने प्रकार के मेंबर होते हैं? तो एक तो होता है रानी, क्लियर, रानी के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वीन। दूसरा इसका जो सदस्य होता है वो होता है ड्रोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो ड्रोन को आप सीधा बोल सकते हो नर, आया ना समझ में, क्या बोलेंगे इसको, नर। और तीसरा जो होता है वो होता है श्रमिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्कर। तो ये 3 सदस्य होते हैं इसमें। छत्ते में जो 90% जो सदस्य होते हैं वो अकेले श्रमिक होते हैं, ये चीज को ध्यान रखना। रानी जो होती है, रानी केवल एक होती है, क्लियर, एक। नंबर कितना होता है? केवल एक। पूरे छत्ते में अगर रानी देखो तो केवल एक ही रानी आपको मिलेगी। नर जो होते हैं या ड्रोन, ये छत्ते में लगभग 300 से 400 तक हो सकते हैं, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना, 300 से 400 तक आपको नर मिलेंगे, किसमें, छत्ते में। और टोटल छत्ते में अगर देखो तो लगभग यहाँ पर अगर टोटल अगर इनकी संख्या होगी तो लगभग 50,000 तक क्या होती है, इनकी संख्या होती है। इस चीज को ध्यान रखना। ये जो रानी होती है, क्लियर, इसका काम केवल एक ही होता है पूरे जीवन काल में। इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग
5 वर्ष का होता है। 5 साल तक ये जिंदा रहती है और लगभग अपने पूरे जीवन में ये कितने अंडे देती है, तो 15 लाख अंडे देती है। और इसका काम केवल एक ही होता है, इसका काम क्या होता है, छत्ते से बाहर निकलना और केवल नेप्चुरल फ्लाइट या मैथुन उड़ान भरना। केवल जीवन में एक बार ये मैथुन उड़ान भरती है। इसके पीछे जो 300 से 400 ड्रोन है वो सब के सब इसके पीछे आते हैं, जिनमें से एक ड्रोन क्या करता है, रानी से प्रजनन क्रिया करता है। प्रजनन क्रिया करने के बाद वो मर जाता है। कौन, ड्रोन। बाकी जितने भी ड्रोन है सब आ जाते हैं छत्ते में, रानी भी आ जाती है छत्ते में। और छत्ते में आने के बाद रानी क्या करती है वो अंडे देना शुरू करती है और 15 लाख अंडे देती है और 300 से लगाकर 3000 जो अंडे हैं, क्लियर, ये पर डे देती है। एक दिन में लगभग 300 से 3000 तक अंडे देती है, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना। ये रानी के बारे में है। रानी जो रानी कक्ष होता है, क्लियर, क्वीन चैम्बर होता है, वहीं पर रानी अपना पूरा जीवन उसमें रहकर अंडे देती है। इसके अलावा रानी ना तो डंक, इसमें ना तो डंक होते, डंक की जगह जो लास्ट 10वां खंड होता है जहां डंक होना चाहिए, उस डंक की जगह क्या होता है, इसमें ओविपोजिटर होता है। ओविपोजिटर का काम होता है अंडे देना, क्लियर। अंडोत्सर्ग में ये सहायता करता है ओविपोजिटर। तो ये चीज ध्यान रखना भी है रानी के बारे में। छत्ते में सबसे बड़ा सदस्य रानी ही होती है। इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, लगभग आप देखो तो इसकी लंबाई जो होती है 5 से लगा के 7.5 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। फिर सदस्य दूसरा जो होता है ड्रोन। अच्छा, रानी जो होती है ये निषेचित अंडे से बनती है। किससे, निषेचित निषेचित अंडे से, क्लियर। रानी किससे बनती है, निषेचित अंडे से बनती है। और निषेचित अंडे से भी कैसी बनती है, अगर मान लो किसी कारण से अगर पुरानी रानी अगर मर जाए तो उसकी जगह क्या होती है, श्रमिक में से। ये श्रमिक क्या है, तो श्रमिक जो होते हैं वो होते हैं बांझ मादाएं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मधुमक्खी में जो वर्कर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, क्लियर, वो क्या होते हैं, तो वो सब के सब क्या होते हैं, वो बांझ होते हैं। स्टेराइल हैं लेकिन कैसे हैं, बांझ है, मतलब इनमें अंडे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। ये श्रमिक केवल बांझ माता के रूप में यहाँ पर रहते हैं, क्लियर। तो ये चीजें ध्यान रखना। छत्ते में लगभग 90% आपको मिलेगा, वो कौन मिलेगा, श्रमिक मिलेगा या वर्कर मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना। फिर ये जो ड्रोन होता है, ड्रोन किससे बनता है, तो ये बनता है अनिषेचित अंडे से। ये ध्यान रखना भैया। ये रानी जो है, रानी छत्ते में 2 प्रकार के अंडे देती है, निषेचित अंडे भी देती है और अनिषेचित अंडे भी देती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो रानी मधुमक्खी होती है वो छत्ते में कितने प्रकार के अंडे देती है, तो 2 प्रकार के, निषेचित और अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे ये देती है, क्लियर। तो जो निषेचित अंडा होता है उससे क्या बनती है, अगली जो रानी आएगी वो भी निषेचित अंडे से बनती है। और जो श्रमिक होता है, ये श्रमिक भी किससे बनता है, तो ये भी निषेचित अंडे से ही बनेगा। आया ना समझ में, ये भी निषेचित अंडे से बनता है, कौन, रानी। और जो श्रमिक है वो भी निषेचित अंडे से बनता है। लेकिन आप अगर ड्रोन की बात करो, नर की बात करो, तो ये अनिषेचित या अनफर्टाइल्ड अंडे से बनेंगे, क्लियर। ये दोनों फर्टाइल अंडे से बन रहे हैं और ये अनिषेचित या अनफर्टाइल अंडे से बनेगा। आया ना समझ में। यहाँ पर अगर श्रमिक की बात करो तो ये क्या है, अनफर्टाइल जो फीमेल होती है, मीन्स आप इसको क्या बोल सकते हो, नर्स बोल सकते हो, क्लियर। तो श्रमिक बांझ मादाएं होती है। अब देखो ये जो सदस्य होते हैं, तो ये तो मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के अंडे किससे क्या बनता है। ड्रोन का केवल एक ही काम होता है, वो काम आप सबको पता है, मादा से या रानी जब मैथुन उड़ान भरती है तो उससे प्रजनन क्रिया करना। ये हवा में प्रजनन क्रिया होती है, मीन्स इसकी जो मैथुन उड़ान होती है वही उसी उड़ान के दौरान ही इनमें क्या होता है, इनमें प्रजनन की क्रिया होती है, जिसको नेप्चुरल फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। इसके अलावा नर का कोई काम नहीं होता है। अगर मान लो छत्ते में अगर भोजन की कमी आ जाए तो मधुमक्खियां क्या करेगी, कुछ नर को ये मार देती है। इस चीज को भी ध्यान रखना। यहाँ जो ये अनिषेचित अंडे से बनता है, तो एक चीज ध्यान रखना कि मधुमक्खी में जितने भी सदस्य हैं उसमें अगर आप देखो तो जो ड्रोन है, नर है, इसके पिता नहीं है, फादर नहीं है, लेकिन इसके ग्रैंडफादर है, मीन्स इसके दादा है, दादा हैं लेकिन इसके पिता नहीं होते। वो केवल किसके, तो वो ध्यान रखना, नर या ड्रोन मधुमक्खी जो होती है उसके बारे में ये सेंटेंस आता है कि मधुमक्खी के छत्ते में किसके पिता नहीं है लेकिन दादा है। क्यों, क्योंकि ये अनफर्टाइल अंडे से बनता है।
इसलिए इसके पिता नहीं माने जाते, इसके दादा होते हैं। बाकी इन दोनों के पिता भी हैं, दादा भी है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हम पढ़े थे भैया। इसके अलावा ये जो रानी बनती है वो अगर मान लो ये रानी किसी कारण से मर जाए तो ये जो श्रमिक होती है ये भी बांझ मादा है। ये क्या होती है, इन श्रमिकों के सिर में एक ग्रंथि होती है जिसको फेरेंजियल ग्रंथि बोलते हैं, और वो फेरेंजियल ग्रंथि से दूध जैसा पदार्थ निकलता है जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, और उस पदार्थ के क्या करती है, शहद में मिलाती है और उससे बनती रॉयल जेली। उस रॉयल जेली, वो रॉयल जेली कौन खाता है, तो जो रानी है उसके लिए रॉयल जेली बनाई जाती है। यहाँ पर अगर देखो तो ये अगर मर गई तो किसी दूसरे श्रमिक मधुमक्खी को वो रॉयल जेली खिलाकर क्या करते हैं, अगली रानी बना देते हैं। आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। इनमें मधुमक्खी के बारे में अगर एक चीज पूछी जाती है कि मधुमक्खी में जो सूचना देने का या इंफॉर्मेशन देने का जो काम होता है वो जो होता है वो नाच के द्वारा होता है, डांस के द्वारा। और उस डांस को किसने खोजा, तो वो खोजा है सीवी फ्रिश ने। क्लियर, कार्ल वॉन फ्रिश नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया है, मधुमक्खी में सूचना देने के लिए जो डांस होता है उस डांस की खोज की थी। ये दो प्रकार का डांस होता है। अगर भोजन 50 मीटर से कम दूरी पर है तो मधुमक्खी जो सीयरचर ग्रुप होता है, इन वर्कर में दो ग्रुप होते हैं, गैदरर और सीयरचर। गैदरर का काम ये होता है भोजन लाना और सीयरचर का काम होता है ढूंढना। तो अगर 50 मीटर से कम दूरी पर अगर भोजन है तो जो सीयरचर दल रहेगा वो आकर छत्ते के पास में क्या करेगी, गोल गोल डांस करेगी। और गोल डांस का मतलब ये होता है कि भोजन 50 मीटर से कम दूरी पर है। तो जो गैदरर ग्रुप होता है वो फट से पहचान लेता है कि 50 मीटर से कम दूरी पर अगर भोजन है तो हमको जाना है और लेके आना है। क्लियर, तो 50 मीटर से कम दूरी पर अगर भोजन है तो इसकी सूचना कैसे देगी वो, तो गोल डांस करके देगी। दूसरा बेंगल डांस होता है 8 प्रकार का, जो सीयरचर आता है छत्ते के पास और 8 प्रकार का इस टाइप से क्या करता है, इस टाइप से वो डांस करता है। इसको वेजटेल डांस या बेंगल डांस भी कहा जाता है। और इसका मतलब है कि भोजन यहाँ पर 50 मीटर से अधिक दूरी पर है। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना। ये जो श्रमिक होते हैं इनकी जो उम्र होती है वो 6 सप्ताह होती है। 3 सप्ताह ये छत्ते के अंदर का काम करते हैं, बाकी 3 सप्ताह ये छत्ते के बाहर का काम करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है वो आप सबको पता है। क्लियर, सबसे अच्छी जो मधुमक्खी होती है वो कौन सी है, तो वो यूरोपियन मधुमक्खी जो होती है एपिस फ्लोरिया। क्लियर, एपिस फ्लोरिया जो मधुमक्खी होती है वो बेस्ट होती है, जिसको यूरोपियन या एक्सोटिक मधुमक्खी कहा जाता है। क्लियर, तो ये मधुमक्खी के बारे में जो छूटा था वो मैंने बता दिया। वैसे तो काफी कुछ चीजें हैं। एक बात और ध्यान रखना कि सबसे पहला जो कृत्रिम छत्ता बनाया था वो लैंगस्ट्रोथ ने बनाया था। क्लियर, एक बात और ध्यान रखना कि जो मधुमक्खी पालन केंद्र है, केंद्रीय मधुमक्खी पालन केंद्र है वो कहाँ पर है, तो वो आपका है पूना, महाराष्ट्र में। इस चीज को ध्यान रखना। और जो राजेंद्रनाथ मुट्ठू और देवदीकर है, इनको भारत में जो मधुमक्खी पालन क्रांति का जनक कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। कौन है आपका, राजेंद्रनाथ मुट्ठू और देवदीकर। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मधुमक्खी पालन को काफी ऊंचे आयाम तक पहुंचाने का काम किया है। क्लियर, इसलिए इनको मौन पालन क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो ये काफी कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। जो लोग भी चैटिंग में हैं फटाफट इसका आंसर बताओ। नीम केक में मौजूद हानिकारक विषाक्त यौगिक है। क्लियर, रिसिन है, जेट्रोपिन है। क्लियर, ये जे को हटा देना, इसको एट्रोपिन कर लेना। क्लियर, ये क्या है, तो आप इसको, हाँ, तो आपका जो आंसर था वो कौन सा है, वो है निम्बिया। क्लियर, अब यहाँ नीम की बात हो रही है तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, नीम, NEE, नी। क्लियर, तो ये निम्बिया। क्लियर, ये जो होता है ये विशेला एक कंपाउंड होता है, ये चीज ध्यान रखना। निम्बिया क्या होता है, ये नीम का आपको सबको बॉटनिकल नेम पता होगा। क्लियर, एजाटीरेक्टा इंडिका। और इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, वो मेलिएसी फैमिली होती है। इस चीज को ध्यान रखना। इसमें जो कड़वाहट होती है वो एजाटीरेक्टिन नामक जो कंपाउंड होता है उसके कारण कड़वाहट होती है। किसके अंदर, नीम के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखना। दूसरा जो है इसका ये जो पॉइजन होने के कारण निम्बिया, नीम की जो निम्बोली होती, बीज होता है, उसके अंदर ये कंपाउंड होता है, विषैला कंपाउंड होता है। और इसीलिए निम्बोली का उपयोग जनरली जो है पेस्ट कंट्रोल के लिए या फिर पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। ये एक अच्छा ऑर्गेनिक क्या है, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड होता है, जिसको जैविक कीटनाशी आप कहोगे।
क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें एक औषधीय गुण वाला एक यौगिक होता है, किसमें, नीम के अंदर। तो नीम के अंदर औषधीय गुण वाला जो यौगिक होता है वो ध्यान रखना, वो कौन सा होता है, तो वो यौगिक है आपका मार्गोसा। क्लियर, वैसे नीम को मार्गोसा के नाम से भी जाना जाता है। आपने कभी मार्गो साबुन का नाम सुना होगा, नीम वाली, तो वही है मार्गोसा। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि औषधीय गुण के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना भैया। क्लियर, तो ये नीम के बारे में ध्यान रखना। ये जो रिसिनस लिखा है, क्लियर, रिसिन, क्लियर, ये अरंडी से प्राप्त होने वाला क्या है, यौगिक है। तो अरंडी से प्राप्त होने वाला ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का लेक्टिन होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ में क्या कंबाइन फॉर्म में होती है, प्रोटीन। क्लियर, कार्बोहाइड्रेट के साथ में ये एक प्रकार की प्रोटीन है, लेकिन कैसी, इसके अंदर जो बाइंड होती है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन क्या है, जुड़ी हुई है, और ये एक विषैला यौगिक होता है। क्लियर, इसलिए इसका उपयोग, अरंडी के बीजों का उपयोग खाने में नहीं कर सकते, ये विषैला होने के कारण। दूसरा, अरंडी रिसिनस क्यूमिनिस होता है, और उसका जो फैमिली होता है वो यूफोरबिएसी होता है। आपको पता है भैया कि यूफोरबिएसी फैमिली जो होती है उसके अंदर जट्रोपा भी आता है, जट्रोपा कर्कस, क्लियर, जिसको रतनजोत कहा जाता है। अरंडी और रतनजोत दोनों का उपयोग काय में किया जाता है, तो दोनों का उपयोग बायोडीजल या जैविक जो डीजल होता है, जैव डीजल बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर, हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की गाड़ी भी जो है वो बायोडीजल से ही चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। एट्रोपिन, तो एट्रोपिन जो होता है ये एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना नाम के एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ों से प्राप्त होने वाला एक यौगिक होता है। क्लियर, और ये क्या है, एक प्रकार का एल्केलॉइड है, और इसका उपयोग जनरली औषधि के रूप में किया जाता है। जब भी डॉक्टर आंखों का निरीक्षण करता है तो उसके पहले क्या करता है, आपको आंखों में 2 बूंद ड्रॉप डालता है, तो वो जो दवाई होती है वो एट्रोपिन से ही बनाई जाती है, और आंखों के निरीक्षण के समय आंखों को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर, फिर ये माउरीन है, माउरीन को ध्यान रखना। माउरीन क्या होता है, तो जो महुआ, क्लियर, आपने गांव में देखा होगा महू की शराब बनती है, तो वो वाला महू आया ना समझ में। तो महुआ के जो फूल निकलते हैं उन फूलों के अंदर ये वाला कंपाउंड पाया जाता है, कौन सा, माउरीन। क्लियर, इसके फूलों के अंदर, और इसका ये ध्यान रखना, इसका बॉटनिकल नेम जो महुआ का होता है वो होता है मधुका इंडिका। क्लियर, क्या होता है, मधुका इंडिका इसका बॉटनिकल नेम होता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि इसका जो फूल होते हैं उन फूलों से आपको ये माउरीन नामक औषधि मिलती है, और इसका उपयोग जनरली जो होता है चमड़ा या ऊन या सिल्क जो होता है इनको सॉफ्ट या मुलायम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस चीजों को ध्यान रखना। क्लियर, हाँ गुप्ता जी, चलो ठीक, आगे देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है निम्बिया। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइलर स्टार्टर राशन की कच्चे प्रोटीन की आवश्यकता क्या है। जो ब्राइलर स्टार्टर होता है, क्लियर, उसमें कच्चे प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है। व्हाट इज द क्रूड प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ ब्राइलर स्टार्टर राशन। ब्राइलर स्टार्टर राशन के अंदर जो क्रूड प्रोटीन होती है वो कितना होना चाहिए। तो आप देखो भैया, फटाफट बताओ इसका आंसर। चलो हो गया आंसर। देखो, अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा ब्राइलर स्टार्टर। क्लियर, तो यहां आपको समझने की बात है कि भैया जो पोल्ट्री फार्म होता है, क्लियर, पोल्ट्री, क्लियर, पोल्ट्री में जितने भी पक्षी जिनका उपयोग आप मांस उत्पादन या अंडा उत्पादन में करते हो उन सभी पक्षियों को पाला जाता है। पोल्ट्री का मतलब केवल मुर्गी से मत ले लेना, इसका मतलब बटेर, तीतर, बदक, इन सभी पक्षियों जिनका उपयोग मांस उत्पादन में और अंडा उत्पादन में किया जाता है उन सभी का संबंध होता है किससे, पोल्ट्री से होता है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। और पोल्ट्री जो है ये पक्षी वर्ग की शाखा होती है, एविस वर्ग की। क्लियर, आप सभी को पता है कि भैया विज्ञान की जिस शाखा में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो है आर्निथियोलॉजी। और जो पक्षियों का अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक होता है उसको कहा जाता है आर्निथियोलॉजिस्ट। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर, तो
आर्निथियोलॉजी के अंदर ही हम मुर्गियों का अध्ययन करते हैं और मुर्गियों अंडा और मांस उत्पादन के लिए आर्निथोलॉजी में एक स्पेशल ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। आया ना समझ में? तो यहाँ अंडा और मांस उत्पादन करने वाले जितने भी पक्षी हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखो। अब हम पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है, पोल्ट्री फार्मिंग दो प्रकार का होता है। कैसे? एक तो होता है लेयर और दूसरा होता है ब्रायलर। क्लियर? ये दो प्रकार का जो होता है वो पोल्ट्री फार्मिंग होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कितने प्रकार का पोल्ट्री फार्मिंग होता है। दो प्रकार का पोल्ट्री फार्मिंग होता है। तो लेयर का मतलब होता है अंडा उत्पादन। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा है कि लेयर फार्मिंग का मतलब क्या होता है। तो लेयर फार्मिंग का मतलब होता है अंडा उत्पादन करना और ब्रायलर फार्मिंग का मतलब होता है मांस उत्पादन। क्लियर? अगर आप पोल्ट्री फार्म मांस उत्पादन के लिए चला रहे हो तो वो आपका कौन सा फॉर्म है? वो ब्रायलर फॉर्म है। और अगर आप अंडा उत्पादन करने के लिए अगर क्या कर रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग अगर चला रहे हो तो उसको हम कहेंगे लेयर फार्मिंग। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रायलर होते हैं वो लेयर होते हैं। क्लियर? इनको अलग अलग भागों में क्या है? बांटा हुआ है। क्लियर? तो पहले मैं आपको थोड़ा सा किसके बारे में बताता हूं, पहले लेयर के बारे में बताता हूं। क्लियर? तो यहां लेयर का मतलब ध्यान रखना। लेयर मीन्स क्या होता है? लेयर फार्मिंग का मतलब सीधा आप ले लेना किससे? लेयर फार्मिंग। क्लियर? तो लेयर फार्मिंग का सीधा मतलब होता है अंडा उत्पादन। किससे होता है? अंडा उत्पादन से। तो ये चीज ध्यान रखना। अंडा उत्पादन करने वाले जो पक्षी होते हैं उनको क्या करते हैं, या मुर्गियों को तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक पार्ट ध्यान रखना जिसको कहा जाता है लेयर स्टार्टर। क्या बोलते हैं? लेयर स्टार्टर। क्लियर? या फिर जिनको क्या कहा जाता है, तो जिनको चिक भी बोलते हैं। क्लियर? मतलब छोटे चूजे। तो जो छोटे चूजे होते हैं इनमें अगर आप देखोगे, क्लियर, जो चिक होते हैं तो ये कितनी उम्र के होते हैं? तो 0 से लगा के 8 सप्ताह। क्लियर? 0 से लगा के 8 सप्ताह तक की उम्र के जो होते हैं जिनको कहा जाता है लेयर स्टार्टर या चिक। इस चीज को ध्यान रखना। इनमें अगर आप देखोगे तो जो क्रूड प्रोटीन आपको मिलेगा, क्लियर, तो इनके लिए जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है? तो इनके लिए प्रोटीन रखा जाता है लगभग 20%। इनके आहार में इतनी प्रोटीन रखी जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखना। फिर दूसरा जो होता है वो होता है लेयर ग्रोवर। क्लियर? ग्रोवर मतलब वृद्धि करने वाले, मतलब जिनका शरीर स्पीड से बढ़ रहा है। क्लियर? तो इनकी जो उम्र होती है वो होती है 8 सप्ताह से लगा के लगभग आपका 20 सप्ताह। कब तक होती है? 8 सप्ताह से लगा के 20 सप्ताह तक की जो उम्र होती है, या फिर आप 0 से 8 तो वो हो गया, ये 9 से आएगा। 9 से 20 सप्ताह तक की जो उम्र होती है वो होती है लेयर ग्रोवर। तो यहाँ ग्रोवर, ग्रोवर का मतलब क्या होता है? ग्रोथ करने वाला। क्लियर? स्टार्टर का मतलब शुरू करने वाला। मतलब जैसे ही चिक पैदा हुआ, मीन्स जो चूजा है, चूजे को क्या बोलोगे? उसको जो राशन दोगे, आपने जो दाना देना शुरू किया है तो स्टार्ट किया, तो स्टार्ट किया है तो उस राशन को हम स्टार्टर कहेंगे। आया ना समझ में? और ग्रो, अब 9 सप्ताह के बाद में 20 सप्ताह तक क्या करेगा? वो जो चिक है वो उसके शरीर को बढ़ाएगा। क्लियर? तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोवर मीन्स ग्रोथ करने वाला, वृद्धि करने वाला। ये 9 से 20 सप्ताह का होता है और इसको जनरली जो प्रोटीन दी जाती है वो 16 से लगा के 18% प्रोटीन इसके आहार में होती है। क्लियर? फिर इसी में लेयर में ही तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं एडल्ट या वयस्क। क्या बोलेंगे? एडल्ट या वयस्क। वयस्क कहो या फिर आप इसको लेयर बोल दो। क्लियर? मतलब अब जो अंडा उत्पादन करने की जो उम्र होती है वो होती है, आप सभी को बता भैया, 5 महीने बाद अंडा उत्पादन शुरू होता है। क्लियर? तो अंडा उत्पादन की उम्र पर जो आप क्या बोल सकते हो? 20 सप्ताह से अधिक। क्लियर? तो यहां जो उम्र है वो 20 सप्ताह से अधिक है। किसकी? लेयर की। क्लियर? मतलब यहां पर ये अंडा देना शुरू कर देगा। यहां पर अगर आप देखो तो जो प्रोटीन रहेगी वो आपको 15 से लगा के 18% क्या करना है? इसको प्रोटीन देना है इसके आहार में। क्लियर? ये कौन सी होती है? ये क्रूड प्रोटीन होती है। क्लियर? समझ में आया ना?
तो ये लेयर फॉर्मिंग अंडा उत्पादन करने के लिए, अंडा उत्पादन में 3 क्लास आपने बनाई है। एक बनाया स्टार्टर जिसको चिक कहा जाता है, क्लियर, स्टार्टिंग का 0 से 8 सप्ताह तक की उम्र, इसके आहार में लगभग 20% प्रोटीन होती है। फिर लेयर ग्रोवर, इसकी उम्र 9 से लगा के 20 सप्ताह तक की होती है और इसमें प्रोटीन जो होता है 16 से 18% तक प्रोटीन दिया जाता है। फिर वयस्क लेयर जो अंडा उत्पादन देगा, ये 20 सप्ताह से अधिक उम्र का जो मुर्गी होती है उसको आप क्या कहोगे, तो उसको हम लेयर कहेंगे। और यहाँ इसका जो आपका प्रोटीन, जो क्रूड प्रोटीन इनके आहार में दी जाएगी वो कितनी रहेगी, तो वो 15 से 18% रहेगी, क्लियर। और इनको जनरली इनके आहार में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा भी ध्यान रखना, तो इनके आहार में लगभग 2800 से लगा के 3000 कैलोरी, क्लियर, इतनी ऊर्जा दी जाती है। मतलब इनको पर डे जो राशन दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो पर डे इनको राशन जो दिया जाता है उससे कितनी ऊर्जा मिलना चाहिए, तो 2800 से लगा के 3000 कैलोरी एनर्जी पर डे प्रोड्यूस करे, ऐसा राशन इसको देना है। तो ये तो आपका है लेयर फॉर्म, क्लियर। दूसरा आपको जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है ब्रायलर के बारे में, क्लियर। तो ब्रायलर को भी हम समझते हैं। अब यहां पर जैसे ये आपको दिया है ब्रायलर, क्लियर। ब्रायलर का मतलब होता है मांस उत्पादन, क्लियर, मांस उत्पादन, क्लियर। तो मांस उत्पादन करने वाले जो पक्षी होते हैं उनको कहा जाता है ब्रायलर। अब ब्रायलर जो होते हैं, ब्रायलर को यहाँ 2 भाग में बांटा हुआ है। 2 भाग कौन कौन से, तो एक तो आपका जो आएगा ब्रायलर स्टार्टर, क्लियर, और दूसरा जो रहेगा वो है ब्रायलर फिनिशर, क्लियर। ब्रायलर स्टार्टर और ब्रायलर फिनिशर, तो ब्रायलर को 2 भागों में ही बांटा हुआ है, क्लियर। अब यहां पर आपको जो क्वेश्चन में पूछा है ब्रायलर स्टार्टर, स्टार्टर मतलब ऐसे चूजे जिनसे आपको क्या लेना है, मांस लेना है। तो ऐसे चूजों को हम कितना प्रोटीन देंगे। अब इनकी उम्र भी ध्यान रखना, इसकी जो उम्र होती है 0 से 6 सप्ताह, 0 से 6 सप्ताह तक की जो उम्र होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रायलर स्टार्टर कहते हैं, क्लियर। मतलब लगभग 1.5 महीने की उम्र तक का जो चूजा होता है मांस उत्पादन करने वाला, उसको हम ब्रायलर स्टार्टर कहेंगे। और ब्रायलर स्टार्टर के आहार में आपका जो प्रोटीन दिया जाएगा वो है 20 से 23% प्रोटीन। तो यहाँ आप ध्यान रखना भैया, ये जो प्रोटीन रहेगा ये कितना रहेगा, क्रूड प्रोटीन 20 से 23% क्या होता है, इसके आहार में प्रोटीन दी जाती है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, नई नई कोशिकाओं और उत्तकों का निर्माण करता है। तो इसको आपको मांस उत्पादन करना है और जल्दी बेचना है, तो शरीर को जल्दी बड़ा करना है। तो इसके लिए आपने क्या किया, इसको मांस को बढ़ाने के लिए क्या किया है, प्रोटीन ज्यादा देना शुरू किया है। तो यहां ध्यान रखना कि ब्रायलर स्टार्टर के आहार में कितनी प्रोटीन होती है, तो ब्रायलर स्टार्टर के आहार में 20 से 23% प्रोटीन दी जाती है, क्लियर। और जो फिनिशर होता है, अब आपको क्या करना है, इसको फिनिशिंग देना है। अगर मान लो आपको अभी नहीं बेचना है, 1.5 महीने के अंदर नहीं बेचना है स्टार्टर को, क्लियर, तो फिर आप इसको और फिनिशिंग दो। तो इसको आप अगर और फिनिशिंग दो तो 6 सप्ताह से जो अधिक उम्र का जो होता है, क्लियर, मीन्स 6 सप्ताह से अधिक, 6 सप्ताह से अधिक उम्र का जो मांस उत्पादन करने वाला चूजा होता है, इसको कहते हैं ब्रायलर फिनिशर, क्लियर। फिर आप इसको कभी भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसके आहार में जो प्रोटीन आप दोगे, इसके आहार में प्रोटीन होता है 20%, क्लियर, ये चीज को ध्यान रखना। अच्छा, ब्रायलर कोई सा भी हो, ब्रायलर के आहार में जो ऊर्जा होनी चाहिए, पर डे आप जो उसको खिला रहे हो वो कितनी ऊर्जा वाला आहार खिलाना है आपको, तो ये आपको लगभग 3100 से 3200 कैलोरी वाला, 3100 से 3200 कैलोरी, क्लियर, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला आपको क्या करना है, इनको आहार खिलाना है। तो ये आपका जो होता है ब्रायलर स्टार्टर और ब्रायलर फिनिशर, ये 2 भागों में आपने डिवाइड कर रखा है। अब भैया इसको जो है ना, ये वाले क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझना पूरा, क्यों, क्योंकि यहाँ से अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा गया है।
और बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। और मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई बस क्वेश्चन यही से आता है, कितनी ऊर्जा होना चाहिए, कितनी उम्र होती है, कितना क्रूड प्रोटीन देते हैं, यही चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब तो समझ में आया ना कि जितने प्रकार के भी पक्षी आप अंडा और मांस उत्पादन के लिए पालते हो उन सभी को पालना कहलाता है पोल्ट्री फार्मिंग। नहीं तो कई लोग जो, अच्छा मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो है अंडा और मांस के लिए हम लोग मुर्गी का ही उपयोग करते हैं, तो इसलिए हम जो है जनरली क्या करते हैं, सीधा संबंध किससे ले लेते हैं, उसका मुर्गी से। तो मुर्गी तो है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनका उपयोग काय में करते हैं, अंडा और मांस उत्पादन में किया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, पोल्ट्री वर्ड जैसा ही आए तो इसकी ये ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत सारे पक्षी आते हैं। क्लियर? लेकिन वो मनोरंजन के लिए पालने वाले पक्षी नहीं आते, जैसे तोता इसमें नहीं आएगा, आया ना समझ में? तो इस टाइप के पक्षी इसके अंदर नहीं आएंगे, चिड़िया इसके अंदर नहीं आएगी, जिनसे आपको मांस और अंडा मिलता है। क्लियर? जिनका उपयोग आप भोजन में करते हो। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करना। क्लियर? ये आपके सामने है क्वेश्चन। आफ्टर काविंग द फर्स्ट मिल्क दैट ए काऊ प्रोड्यूस इज नोन एज, फिल इन द ब्लैंक। ब्याने के बाद गाय का पहला दूध जो खलिस्तान के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो आप लोग फटाफट आंसर देने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जो है आंसर इसका जो आएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आप में से कई लोगों ने मैक्सिमम इस आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, करेक्ट। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर है सी। क्लियर? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम या कोलेस्ट्रम को अन्य नाम भी ध्यान रखना, इसको खीस भी कहा जाता है। क्लियर? कहीं कहीं पर इसको पीयूसी भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या? पीयूसी, आप कंफ्यूज नहीं होना। और कहीं कहीं पर इसको तेली भी लिखा हुआ मिलेगा। आया ना समझ में? ये सभी नाम किसके हैं? तो ये सभी के सभी नाम है कोलेस्ट्रम या खीस, पीयूसी या तेली के। क्लियर? ये चीज को ध्यान रखना। क्लियर? सर इसमें खीस नहीं लिखा है, नहीं बोलते हैं इसको कोलेस्ट्रम, इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। क्लियर? और हिंदी में इसको खीस भी कहा जाता है, पीयूसी भी कहा जाता है, तेली भी कहा जाता है। क्लियर? तीनों जो नाम है वो किसके हैं? वो इसी के नाम होते हैं। क्लियर? तो क्रीम तो आप सभी को पता है भैया, क्रीम सेपरेटर जो मशीन होती है वो अप केंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दूध में से जो उच्च वसा युक्त पदार्थ निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्रीम या फिर क्रीम ही, वैसे क्रीम ही कहा जाता है। क्लियर? तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रीम सेपरेटर जो है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है क्रीम को अलग करने के लिए? तो क्रीम सेपरेटर अप केंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर क्या करता है? दूध से क्रीम को अलग करता है। और क्रीम अलग होने के बाद में जो दूध बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको सेपरेटा दूध कहते हैं। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा देखो, क्रीम जो है वो गुरुत्वाकर्षण विधि से भी निकाली जाती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्योरी पर भी हम क्या कर सकते हैं? दूध से क्रीम को अलग कर सकते हैं। क्लियर? वो देसी विधि है। क्लियर? तो देसी विधि में क्या करते हैं? हम कढ़ाई एक लेते हैं, उथली कढ़ाई या गहरी कढ़ाई, आपने पढ़ा होगा। कढ़ाई में क्या करते हो आप? दूध को बढ़िया गर्म कर लो, उबाल कर क्या करो? ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो आप देखते हो कि ऊपर ठंडा होने पर एक मलाई की परत आ जाती है, उस मलाई की परत को हम अलग कर लेते हैं। कारण यहाँ जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करता है। वो क्या करता है कि दूध के अंदर सबसे हल्का पार्टिकल जो होता है वो कौन सा है? तो सबसे हल्का जो पार्टिकल होता है वो है फैट या वसा। क्लियर? फैट या वसा जो होती है उसका अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व या रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, कुछ भी बोलो, जो होता है वो कितना होता है? तो 0.930 ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट। क्लियर? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या आप जिसको रिलेटिव डेंसिटी या अपेक्षिक घनत्व भी कहते हो। तो दुग्ध वसा जो होती है, मैंने कल भी बताया था कि दूध के अंदर जो वसा होती है वो कौन सी होती है? वो
ट्राइग्लिसराइड वसा होती है, इस चीज को ध्यान रखना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट गुरुत्व बोलो या आपेक्षिक घनत्व बोलो, ये जो होता है ये कितना होता है वसा का, वो 0.930 होता है। बाकी जितने भी दूध के अंदर पानी है, प्रोटीन है, खनिज है, लैक्टोज है, इन सभी का आपेक्षिक घनत्व 1 या 1 से ज्यादा होता है। तो जो हल्की चीज रहेगी वो ऊपर आ जाएगी और जो भारी चीज रहेगी वो नीचे चली जाएगी। तो फैट जो होता है वसा, वो हल्की होती है और हल्की होने के कारण ऊपर सतह पर आकर तैरती है, और इस प्रकार हम दूध से क्या करते हैं, क्रीम को अलग कर लेते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे कार्य करती देसी विधि और जो साइंटिफिक मेथड है क्रीम सेपरेटर, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या आप केंद्रीय सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। तो क्रीम के बारे में ध्यान रखना भैया, क्रीम से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जो टेबल क्रीम है, टेबल क्रीम मतलब खाई जाने वाली क्रीम, क्लियर, जनरली जिसको हम खाने में उपयोग करते हैं, क्लियर, मार्केट में जो खाने के पर्पस से जो क्रीम मिलती है उसको हम टेबल क्रीम बोलते हैं। और टेबल क्रीम के अंदर जो फैट है वो जनरली पूछा जाता है, तो कितना होता है, तो वो होता है 20 से 25%, ये ध्यान रखना भैया, क्लियर। इसके अलावा एक अनाज क्रीम भी होती है जिसको ग्रेन क्रीम के नाम से जाना जाता है, जिसमें वसा परसेंट होता है वो होता है 10%। लेकिन जो प्लास्टिक क्रीम या गाड़ी क्रीम होती है उसका ध्यान रखना, प्लास्टिक क्रीम या जो गाड़ी क्रीम होती है उसमें फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, क्लियर। कितना होता है, लगभग 65 से 85% उसमें वसा या फैट प्रतिशत होता है, किसमें, प्लास्टिक क्रीम या गाड़ी क्रीम में। तो क्रीम के बारे में आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट 4 मिल्क, ये 4 मिल्क इसका आंसर तो मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं ये जो ऑप्शन है इनके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है जिसका नाम है 4 मिल्क, तो 4 मिल्क क्या होता है भैया, जब आप बाल्टी लेके दूध निकालने बैठते हो तो दूध को 4 भागों में बांटा जाता है, क्लियर। कौन कौन से, जैसे ही आप दूध निकालने बैठे, क्लियर, तो दूध के भाग, क्लियर, दूध के भाग ध्यान रखना। पहला भाग जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, 4 मिल्क, या फिर हम इसको हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, अग्र दूध, अग्र दूध, क्लियर। अग्र दूध जो होता है जिसको हम 4 मिल्क बोलते हैं, ये जो 4 मिल्क होता है ये 10% दूध है, कितना है, 10% दूध, आया ना समझ। स्टार्टिंग में जैसे ही आपने बाल्टी लगा के दूध निकालना शुरू किया, क्लियर, और पता होना चाहिए दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, सबसे अच्छी विधि दूध निकालने की जो है वो आप बिल्कुल चैट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ कि भैया दूध निकालने की सबसे बेस्ट या सबसे अच्छी विधि कौन सी है, बताओ मुझे फटाफट, दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यूअस करता हूं। हाँ, दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि या सर्वोत्तम विधि कौन सी है वो ध्यान रखना आप। हाँ, जो भी YouTube चैनल पे नए हैं बिल्कुल वो क्या करें, YouTube चैनल वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के ये YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही साथ वीडियो को दबा के शेयर करें अपने दोस्तों को, मित्रों को, फूफा, मामा, दादा, दादी, जो भी आपके चीर परिचित हों, क्लियर, सभी को क्या करें, वीडियो को शेयर करें, लिंक सेंड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जो भी एग्रीकल्चर कंपटीशन या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, तो हमें ये आंसर मिला है, क्लियर। हाँ, पहला आशीष अहिरवार जी ने बोला है फुल हैंड, विक्की गुप्ता जी ने बोला है फुल हैंड, क्लियर। संजय केवट जी पूर्ण हस्त विधि, हाँ समझ गया। हाँ, संजय भंवर जी ऑफिशियल चुटकी विधि, फिस्टिंग। हाँ, तो दूध दोहन की सबसे बेस्ट विधि ध्यान रखना भैया, दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि जो है वो है पूर्ण हस्त दोहन, क्लियर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फुल हैंड मिल्किंग, क्लियर, फुल हैंड मिल्किंग, इस चीज को ध्यान रखना। इसी को फिस्टिंग भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, फिस्टिंग। तो अगर फिस्टिंग लिखो, फुल हैंड मेथड लिखो, क्लियर, पूर्ण हस्त दोहन विधि लिखो, ये सब एक ही होता है और सबके सब आंसर क्या है, करेक्ट है, क्लियर। अब एक बात ध्यान रखना, किसी ने चुटकी विधि भी लिखा है जिसको स्ट्रिपिंग विधि भी कहा जाता है। तो ये ऐसे पशु जो पहली बार बछड़े को जन्म दे रहे, पहली बार अगर मान लो गाय या भैंस अगर बछड़े को जन्म देती है, या फिर ऐसे पशु जिनमें थनों का आकार छोटा होता है
उनमें अगर आपको बोले स्पेशली कि छोटे थन वाले पशु या फिर ऐसे पशु जो पहली बार बछड़े को जन्म दे रहे हैं, ऐसे पशु में दूध दोहन के लिए सर्वोत्तम विधि तो वो चुटकी विधि आएगा। आया ना समझ में, स्ट्रिपिंग मेथड, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि पहला दूध जो निकाला 10% दूध स्टार्टिंग का जो निकला वो आपका है 4 मिल्क। तो 4 मिल्क जो अग्र दूध होता है, इसमें ध्यान रखना भैया, इसमें जीवाणु अधिक हैं। क्या है? जीवाणु अधिक, जीवाणु अधिक है लेकिन वसा कम है, ये ध्यान रखना। जो अग्र दूध या 4 मिल्क 10% दूध जो स्टार्टिंग का निकलता है, उसमें आपको बैक्टीरिया की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा मिलेगी, लेकिन इसमें वसा क्या रहेगी? फैट परसेंटेज कम रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना, मतलब दूध आप जो है वो पतला रहेगा। दूसरा जो है वो होता है मिड मिल्क। मिड मिल्क या जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मध्य दूध। क्लियर? मध्य दूध मीन्स जो बीच का 80% दूध निकलता है। तो बीच का जो 80% दूध निकलता है वो उसमें ना तो फैट परसेंट ज्यादा होता है ना कम होता है। क्लियर? ना तो ज्यादा मोटा होता है ना ज्यादा पतला होता है। क्लियर? ना तो इसमें जीवाणु ज्यादा होते हैं ना कम होते हैं, एवरेज होते हैं। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। ये 80% मिल्क होता है। लास्ट में जो तीसरा होता है, लास्ट का जो दूध होता है जिसको हम बोलते हैं हिंड मिल्क। क्लियर? हिंड मिल्क जो होता है, इसको ध्यान रखना भैया, हिंड मिल्क। तो हिंड मिल्क जो होता है ये लास्ट का 10% दूध। क्लियर? तो इसमें अगर आप देखोगे तो आखिरी का जो 10% दूध है, इसमें मैं इधर लिख देता हूं, आखिरी का जो हिंड मिल्क होता है इसमें आपको जीवाणु अधिक मिलेंगे। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, जीवाणु कम रहेंगे, सबसे कम बैक्टीरिया सबसे कम रहेंगे, और वसा या फैट परसेंट जो रहेगा वो रहेगा सबसे अधिक। क्लियर? वसा इसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेगी लास्ट वाले हिंड मिल्क में। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, हिंड मिल्क में बैक्टीरिया सबसे कम है और वसा सबसे अधिक है, लेकिन जब पूरा दूध निकल जाता है उसके बाद में आखिरी में कुछ मोटा दूध जो है वो थनों में रह जाता है। क्लियर? तो चौथे नंबर का जो है, तो चौथे नंबर का मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, आप सब लोगों को नीचे दिखेगा नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्लियर? तो चौथे नंबर का जो दूध होता है जिसको कहा जाता है चुटकी दूध। क्लियर? क्या बोलते हैं? चुटकी दूध, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रिप मिल्क। क्लियर? ये आखिरी का जो होता है कुछ धारें, यहाँ परसेंट मत बताना। क्लियर? यहाँ लास्ट में जो कुछ धारें होती है वो पूर्ण हस्त विधि से नहीं निकाल पाते क्योंकि दूध बहुत मोटा है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि आप कौन सी विधि का उपयोग करते हो, तो यहाँ पर हम चुटकी विधि का उपयोग करते हैं, और चुटकी विधि से ये दूध को निकाला जाता है। ये बहुत मोटा होता है। अगर आपको ऑप्शन में बोले कि सबसे ज्यादा वसा परसेंट है, और अगर ये 3 आंसर दे, 4, मिड और हिंड, क्लियर, तो आप हिंड को लगाओगे। लेकिन ये 3 आंसर के साथ अगर ये चौथा आंसर चुटकी दूध अगर दे दे यहाँ पर स्ट्रिप मिल्क, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वसा परसेंट जो आएगा वो चुटकी दूध या स्ट्रिप मिल्क के अंदर आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ये 4 प्रकार का दूध होता है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। क्लियर? तो ये 4 मिल्क इसको नहीं कहा जाता है। डेली जो हम दूध निकालते हैं, रोजाना सुबह शाम जो दूध निकालते हैं, उसको 4 भागों में हमने बांटा है, 4 मिल्क, मिड मिल्क, हिंड मिल्क और स्ट्रिप मिल्क। क्लियर? तो 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ से पूछे हैं कि सबसे ज्यादा जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो किस में होते हैं? तो वो 4 मिल्क या अग्र दूध में होते हैं, और सबसे ज्यादा जो वसा होती है वो चुटकी दूध या आपका स्ट्रिप मिल्क में होती है। अगर ये स्ट्रिप मिल्क ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका आंसर आप क्या लगाओगे? तो फिर लगाओगे आप हिंड मिल्क। और ये भी ध्यान रखना, सबसे कम जो बैक्टीरिया या जीवाणु है वो हिंड मिल्क में होते हैं। क्लियर? तो ये आपको चूंकि 4 मिल्क और ये आया तो मैंने आपको यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन इसका करके बता दिया है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ,
फिर आपका कोलेस्ट्रम, तो अब खीस के बारे में हम देखते हैं भैया, खीस के बारे में जो इसका आंसर है उसके बारे में देखते हैं, क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो यहाँ जो खीस होता है, खीस के मैंने पहले ही नाम बता दिए कि खीस को पीयूसी भी कहते हैं, कोलेस्ट्रम तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको पीयूसी भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर तेली भी मिलेगा और कहीं कहीं पर इसको आप खीस के नाम से भी जानते हो। और कोलेस्ट्रम, खीस, पीयूसी और तेली ये सब एक ही के नाम होते हैं। तो ये ध्यान रखना, बछड़े के जन्म के 5 दिन तक, क्लियर, ये चीज ध्यान रखना भैया, बछड़े के जन्म के 5 दिन तक, क्लियर, कब तक, 5 दिन तक गाय के अयन से जो श्वेत स्त्राव प्राप्त होता है, आया ना समझ में, जो सफेद तरल या लिक्विड प्राप्त होता है, व्हाइट लिक्विड, उसी को कहा जाता है खीस। आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। खीस क्या होता है, तो खीस जो होता है उसको जैसे ही काविंग होता है, काविंग मीन्स गाय भैंस में बछड़े को जन्म देने की क्रिया क्या कहलाती, काविंग। तो जैसे ही काविंग हुआ, नया बछड़ा पैदा हुआ, बछड़ा पैदा होने के बाद जो गाय या भैंस है उनके अयन या थनों से 5 दिन तक जो श्वेत स्त्राव प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको खीस कहते हैं, क्लियर। 5 दिन बाद आप उसको दूध कहोगे, मिल्क। खीस अलग है, दूध अलग है। 5 दिन तक जो मिलेगा, 1 2 3 4 5 दिन तक जो भी आपको अयन ग्रंथियों से, अयन के अंदर आपको सभी को पता है भैया दूध का निर्माण कहाँ होता है, तो दूध का निर्माण होता है एल्वियोलाई कोशिकाओं में, ये सभी को पता है, क्लियर। दूध का निर्माण किस में होता है, तो अयन के अंदर जो दुग्ध ग्रंथियां होती है और दुग्ध ग्रंथियों के अंदर एल्वियोलाई कोशिकाएं होती है, उन एल्वियोलाई कोशिकाओं में दूध का निर्माण होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर दूध उत्पादन करने के लिए गाय के अयन से लगभग 400 लीटर जो ब्लड है, शरीर का जो ब्लड है वो बार बार वहां से घूम के जाता है, तो लगभग 400 लीटर ब्लड वहां से घूम के जाएगा, तब जाके 1 लीटर दूध अयन में बनता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। और 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए 3 से 3.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, मतलब इतना पानी आपको अलग देना पड़ता है। जीवन निर्वाह के लिए आपको हर एनिमल को 30 से 35 लीटर पानी तो देना है पर डे, लेकिन वो फिर पानी जो आपको बढ़ाना है वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ाओगे, तो पानी अब आप बढ़ाओगे कि भैया जो वो एनिमल है वो कितना दूध दे रहा है। अगर 1 लीटर दूध दे रहा है तो उसको 3 से 3.5 लीटर पानी आपको अलग से देना है। अगर 10 लीटर दूध दे रहा है तो 30 से 35 लीटर आपको क्या करना है, अलग से आपको पानी देना है। तो 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए गाय के अयन से लगभग 400 लीटर ब्लड सर्कुलेट होता है, घूमता है, वहां से घूमकर जाएगा, तब जाके अयन में क्या होगा, 1 लीटर दूध का उत्पादन होता है। इस चीज को ध्यान रखना। 1 लीटर के लिए 400 लीटर, और अगर 1 मिलीलीटर बोल दे, 1 मिलीलीटर दूध अगर बनना है तो 400 मिलीलीटर रक्त घूमकर वहां से जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। और दूध का निर्माण एल्वियोलाई कोशिकाओं में होता है, क्लियर। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि भैया ये जो दुग्ध ग्रंथियां होती है जिनको हम मिल्क ग्लैंड्स बोलते हैं, ये क्या है, ये वास्तव में एक्चुअल में क्या है, पसीना ग्रंथियां है। आया ना समझ में, पसीना मतलब ये नर और मादा दोनों में पसीना ग्रंथियां, जिनको इंग्लिश में स्वेट ग्लैंड के नाम से भी कहा जाता है। हिंदी में इसको श्वेत ग्रंथि कहते हैं। श्वेत मन पसीना ग्रंथियां, श्वेत का मतलब क्या होता है, पसीना ग्रंथियां। तो हमारे भी पूरे शरीर में होती है, क्लियर। ऐसे ही मान लो गाय या भैंस, इनके शरीर में भी पसीना ग्रंथियां होती है, लेकिन जो मादा पशु होता है उनमें ये पसीना ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड जो होती है वो दुग्ध ग्रंथियों में बदल जाती है, और इनसे श्वेत स्त्राव जिसको बोलते हैं दूध, वो प्राप्त होता है। तो अयन से जो 5 दिन तक स्त्रावित पदार्थ आपको मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे खीस। 5 दिन के बाद में ये फिर दूध में बदल जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब खीस के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। खीस या जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। तो खीस, कोलेस्ट्रम, इसको आप तेली भी बोल सकते हो, क्लियर, कोलेस्ट्रम भी बोल सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये किसी भी नाम से पूछा आता है, कहीं कहीं पर इसको पीयूसी के नाम से भी लिखा होगा। तो किसी भी नाम से अगर पूछे तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ये खीस है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं कि खीस जो होता है, खीस गर्म करने पर फट जाता है। दूध नहीं फटता लेकिन खीस फट जाता है। कारण, क्योंकि खीस में जो फटने वाली प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, फटने वाली
प्रोटीन। कौन सी है वो है एल्ब्यूमिन व ग्लोब्यूलिन। ये वाली जो प्रोटीन होती है दूध में भी होती है, लेकिन दूध में बहुत कम होती है। दूध में मुख्य रूप से जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? वो है केसिन। आप बोलोगे सर दूध में, तो दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, क्लियर, कैसीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रोटीन होती है वो होती कैसीन, जिसको दुग्ध प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। कितनी होती है? तो आप सबको पता है, दूध में कैसीन प्रोटीन होती है लगभग 3%। कितनी होती है? 3% होती है। इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन जब खीस की बात करते हैं तो खीस में कैसीन कम होता है, लेकिन जो फटने वाली प्रोटीन है जो अंडे के अंदर भी होता है, अंडे को गर्म करते हो तो जम जाता है, ऐसे ही खीस के अंदर एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है उसकी जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है कैसीन से, क्लियर। और यही कारण है कि आप खीस को अगर गर्म करोगे तो वो जम जाएगी या फट जाएगी, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना, खीस गर्म करने पर फट जाती है। खीस का जो टेस्ट आता है वो भी तीखा आता है। खीस में जो लैक्टोज होता है वो कम मात्रा में होता है। दूध में आप अगर देखते हो कि दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है वो जनरली 4.5 से 5% तक होता है। लैक्टोज मीन्स दुग्ध शर्करा, तो हल्का दूध में मिठास होती है। लेकिन खीस के अंदर जो होता है क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, साथ ही साथ इसमें लैक्टोज 2.2% के लगभग ही होता है, कम होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि खीस के अंदर हल्का तीखापन या तीखा स्वाद आता है। इसके अलावा खीस जो होती है, खीस की जो अम्लता होती है, ये ध्यान रखना भैया, वो दूध से ज्यादा होती है, क्लियर। खीस की अम्लता होती है 0.20 से 0.40%, ये चीज ध्यान रखना। जबकि दूध की कितनी होती है? तो दूध की मैं आपको बताता हूं भैया, 0.12 से 0.16% के बीच में दूध की अम्लता होती है। कभी ये 0.12 से 0.14 तक होती है। वैसे जनरली 0.12 से 0.16% के बीच में जो दूध की एसिडिटी होती है, अम्लता होती है, वो होती है, क्लियर। और दूध में आप सभी को पता है भी है, जो प्राकृतिक 2 प्रकार की अम्लता होती है, एक प्राकृतिक अम्लता होती है और एक विकसित अम्लता होती है। तो जो प्राकृतिक अम्लता होती है नेचुरली जो दूध के अंदर जब दूध निकालते हैं उस टाइम भी होती है, तो वो यही है 0.12 से 0.16%। और दूसरी जो विकसित अम्लता होती है वो लैक्टोज शर्करा जो है, वो जैसे जैसे दूध पुराना होगा उसमें किण्वन क्रिया होगी और दूध से क्या बनेगा? दही, मतलब लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल बनेगा, जिससे दूध की अम्लता बढ़ती जाएगी, तो उसको विकसित अम्लता कहते हैं। तो दूध में जो प्राकृतिक अम्लता होती है, नेचुरल एसिडिटी जो दूध के अंदर होती है, वो कैसीन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, क्लियर। कैसीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, इन दोनों के कारण दूध में ये अम्लता होती है, प्राकृतिक, नेचुरल। लेकिन जो विकसित अम्लता, जो डेवलप्ड एसिडिटी होती है, वो लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होती है। ये चीजें हम उधर पढ़ते हैं। तो यहाँ अम्लता जो होती है खीस की वो ज्यादा होती है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो खीस का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, आपेक्षिक घनत्व मैं बार बार आपको बताया हूं कि आपेक्षिक घनत्व फिजिक्स के एक यूनिट है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ की तुलना हम किससे करते हैं? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के पानी से करते हैं, क्लियर। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो खीस, तेली या कोलेस्ट्रम, या जिसको हम पीयूसी बोलते हैं, क्लियर, तो इसकी जो आपेक्षिक घनत्व होता है, ये ध्यान रखना भैया, आपेक्षिक घनत्व, क्लियर, या फिर आप इसको विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हो। और इसको निकालने के लिए आप सबको पता है आप किसका उपयोग करते हो? लैक्टोमीटर का उपयोग करते हो। तो यहां पर इसका जो होता है 1.048 से लगा के 1.080 तक, क्लियर, इसका क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व होता है। बोलिए, अब मैं दूध की बात करता हूं तो दूध की जो होती है वो कितनी होती है? 1.028 से 1.030। ये तो आपको पता है भैया गाय के दूध का होता है, आया ना समझ में क्या आपेक्षिक घनत्व। और भैंस के दूध का होता है 1.030 से लगा के 1.032 के बीच में, ये भैंस के दूध का होता है, आया ना समझ में। लेकिन अगर यहाँ खीस की बात करो तो खीस का आपेक्षिक घनत्व है वो दूध से कई गुना ज्यादा है। मीन्स आप देखो ये 28 से 32 के बीच में गाय भैंस दोनों आ गए, लेकिन यहाँ अगर देखो तो जो आपेक्षिक घनत्व है वो कितना है? तो यहाँ आपेक्षिक घनत्व 1.048 से 1.080 तक होता है। इसका मतलब ये है
कि अगर आप क्या करो, ये दशमलव को हटा दो, क्लियर, मीन्स अगर ये पॉइंट को हटा दो तो 1048 से 1080 ग्राम, क्लियर, पर लीटर मिल्क, मतलब सॉरी मिल्क नहीं, कोलेस्ट्रॉल, क्लियर, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे भैया। हाँ, मीन्स अगर आप 1 लीटर खीस लो या कोलेस्ट्रम लो और उसका अगर वजन करो तो वो कितना निकलेगा, 1048 से लगा के 1080 ग्राम तक इसका वजन निकलेगा। ये भारी होती, किससे, दूध से। और दूध का अगर आप निकालोगे वजन 1 लीटर दूध का, तो गाय के दूध का निकलेगा 1028 से 1030 ग्राम 1 लीटर दूध का, और भैंस के 1 लीटर दूध का 1.030 से 1.032 आपके भैंस का दूध का क्या निकलेगा, वो वजन निकलेगा 1 लीटर दूध का। तो ये सब चीजें हमने देखी है भैया। ये किसके बारे में है, खीस के बारे में। खीस में इम्यूनोग्लोबुलिन ना, ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, ये खीस ये क्या करती है, नवजात बछड़े में इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है, और इसको इम्यूनोग्लोब्यूलाइन भी कहा जाता है। मतलब ये इम्यूनिटी को या रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती, बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए नवजात बछड़ा जो होता है, इसको खीस बिल्कुल 3 दिन तक तो आपको पूरा का पूरा खीस पिलाना है। इसके बाद क्या करना है आपको, उसके शरीर का 1/10वां भाग, मतलब जितना भी बछड़े का वजन है उसके शरीर का 10वां भाग आपको क्या करना है, वो दूध और खीस पिलाना है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये खीस के बारे में काफी कुछ जानकारियां मैंने आपको बताई है, क्लियर। आयरन जो होता है खीस के अंदर, आयरन ध्यान रखना भी, आयरन लगभग 17 गुना ज्यादा होता है दूध से। बाकी दूध के अंदर तो आप सभी को पता है भैया, जो मैग्नीज है, आयरन है, कॉपर है, इन जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनकी कमी होती है। तो ये हमने देखा है। अब ये हाई फैट मिल्क, उच्च वसा मिल्क, ऐसा दूध जिसमें कि वसा की मात्रा अलग से ऐड करके क्या करते हैं, उसकी वसा की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये हमने पढ़ा है इसके बारे में। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, आप आंसर देने की कोशिश करना, क्लियर। नीरा एक किस्म है, क्लियर, बताओ, आप फटाफट आंसर दो। वो आप सही बोल लो, लेकिन ये आया वो क्वेश्चन है कंपटीशन में, और बकायदा उसका आंसर जो था 1.048 से 1.080, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, और उसका ऑप्शन में जो आंसर था, आंसर क्या दिया था, 1.048 से 1.080। और ये फैक्ट है कि 1.048 से 1.080 ही होता है खीस का अपेक्षित घनत्व। कहीं कहीं पर आपको ये 1.050 से 1.080 मिलेगा, क्लियर, लेकिन 1.040 तो मैंने कहीं पर नहीं पढ़ा है। हाँ, फटाफट। नीरा एक किस्म है, बताओ भैया, चावल की है, राइस की, फिर गेहूं या वीट की, जौ या बार्ले की, और गन्ना या शुगर की। हाँ, बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो नीरा जो होती है, ये जो वेराइटी है, क्लियर, तो नीरा एक उच्च उत्पादन करने वाली गन्ना की वेराइटी है। किसकी है, गन्ना की वेराइटी। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्लियर, किसकी है, तो ये जो शुगर केन है, गन्ना है, गन्ना की वैरायटी होती है नीरा। एक और नीरा होता है, वो वाले नीरा को मत समझ लेना, ये वाला नीरा, यहां जो नीरा है वो ये लिखा हुआ है नीरा, क्लियर। और यहां पर ये जो नीरा लिखा है, तो ये क्या होता है, तो ये नारियल और नेक्टर से बनाया गया पेय पदार्थ है, क्लियर। ये एक पीने वाला पदार्थ है, क्लियर, ये नीरा है, क्लियर, इसमें न में बड़ी की मात्रा है नीरा। तो ये नीरा आप उधर जब फल और सब्जी परिरक्षण पढ़ते हो तो वहां आपको सुनने को मिलता है कि नीरा क्या है, तो नीरा जो होता है वो नारियल से भी बनता है, और जो फूलों का जो नेक्टर होता है, जो मीठा रस निकलता है, उससे भी ये बनता है, दोनों से बनता है, क्लियर। और एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का पेय पदार्थ है, क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो नीरा है वो किसकी वैरायटी है, तो नीरा गन्ने की वैरायटी होती है। अब हम देखते हैं भैया, जो नीरा ये वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्लियर, नीरा, क्लियर, ये नीरा जो वैरायटी है, पहली चीज तो यही ध्यान रखना भैया, गन्ना की अधिक उपज देने वाली
किस्म है ये, इस चीज को ध्यान रखना। ये जो है ये गन्ने की अधिक उपज देने वाली जो होती है वो किस्म है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। ये कहां से विकसित की गई है, तो ये आप सभी को पता है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है, कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर। क्लियर। कोयम्बटूर से ये 1998 में क्या है, 1998 में क्या है, ये वैरायटी विकसित की गई है। क्लियर। और ये क्या है, एक हाइब्रिड किस्म है। कौन सी किस्म है, ये संकर किस्म है, ये एक संकर किस्म है। क्लियर। ये चीज ध्यान रखना नीरा के बारे में। दूसरी चीज ये जो है ये किसके क्रॉस से तैयार की गई है, तो ये है कोयम्बटूर 62-198 और COC 671। क्लियर। तो CO 62-198 और COC 671, इन दोनों के क्रॉस से क्या है, ये आपकी नीरा वाली जो वैरायटी है ये तैयार की गई है। क्लियर। और एक बात और ध्यान रखना भैया, इसका जो तना होता है, इसका तना जो होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है हल्का, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पर यहां लिख देता हूं, ये आपका नीरा। और इसका जो तना होता है वो कैसा होता है, तो तना होता है हल्का गुलाबी। क्लियर। हल्का गुलाबी होता है। तने पर भी कहां पर, तने पर जो इंटर नोड होती है, इंटर नोड जो गठान होती है, वहां पर आपको कैसा हल्का गुलाबी रंग का क्या मिलेगा, आपको कलर देखने को मिलेगा। इसकी जो पत्तियां होती है, तो पत्ती के बारे में भी ध्यान रखना, ये वैरायटी की जो पत्ती होती है वो होती है डार्क ग्रीन। क्लियर। एकदम गहरी हरे रंग की ये वैरायटी की पत्तियां होती है, इस चीज को ध्यान रखना। और इसमें शक्कर परसेंट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। इसमें शक्कर की जो मात्रा होती है, तो सुक्रोज परसेंटेज इसमें ध्यान रखना भैया, जो सुक्रोज होता है वो होता है 19 से 20%। ये सुक्रोज की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ ये जो वैरायटी होती है ये महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छी है। कहाँ के लिए, महाराष्ट्र के लिए ये वैरायटी सबसे अच्छी मानी जाती है। क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखना। अंकित गोयनर जी, भैया 15 दिन तक जो लिखा है वो गलत है। गाय और भैंस का जो है वो 5 दिन तक जो दूध मिलता है, जो श्वेत स्त्राव मिलता है 5 दिन तक। 15 दिन आप भूल जाओ, हटा दो, अगर कहीं पढ़ा है तो उसको भूल जाओ। क्लियर। कंफ्यूजन मत रखो। क्लियर। 5 दिन तक जो अयन ग्रंथियों से जो स्त्राव मिलता है उसी को खीस कहते हैं। क्लियर। अब बिल्कुल कंफ्यूजन है वो आप उसको हटा दो। तो ये ध्यान रखना भैया, ये इतनी सारी चीजें जो है वो नीरा के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, एक संकर वैरायटी है गन्ने की, और ये अधिक उपज देने वाली किस्म है, महाराष्ट्र के लिए सबसे बेस्ट है। क्लियर। और ये शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, क्लियर, जो तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर ये 1998 में क्या है, ये वैरायटी तैयार की गई थी। और इसका ये किसका क्रॉस है, तो कोयम्बटूर CO, कोयम्बटूर। क्लियर। कोयम्बटूर 62-198, इसका क्रॉस किससे कराया गया है, COC, कोयम्बटूर केन 671 से। और इन दोनों के क्रॉस से ये संकर वैरायटी नीरा तैयार की गई है। इसका जो तना होता है, तने पे जो इंटर नोड होती है, मतलब जो गठान होती है, क्लियर, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड। क्लियर। वो सॉरी, इंटर नोड का मतलब होता है दोनों गठानों के बीच वाला हिस्सा, जिसको हम पेयर बोलते हैं। आया ना समझ में, दोनों नोड के बीच वाला हिस्सा जिसको हम पेयर बोलते हैं वो है इंटर नोड। और इंटर नोड कैसा होता है, तना इसका हल्का गुलाबी कलर का होता है। इसमें जो पत्तियां मिलेगी वो आपको डार्क ग्रीन कलर की मिलती है, इस चीज को ध्यान रखना। सुक्रोज परसेंट इसमें ज्यादा होता है। जनरली जो शुगर परसेंट होता है वो 16 से 18% गन्ने के अंदर होता है, लेकिन ये नीरा नामक जो वैरायटी है इसमें आपको 19 से 20% तक शक्कर की मात्रा मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इसके बारे में ध्यान रखना। क्लियर। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कहां पर है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसकी स्थापना कब हुई है ये पूछा जाता है अधिकतर। SBI मीन शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। क्लियर। ये आप सभी को पता है भैया कहां पर है, तो ये कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर। क्लियर। और इसकी स्थापना हुई है 1912 में। क्लियर। 1912 में इसकी स्थापना हुई है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और
जैसे स्थापना हुई इसके लगभग 6 साल बाद 1918 में यहां से एक वैरायटी निकाली है, पहली वैरायटी, क्लियर, वो है कोयम्बटूर 285 है, 65 है, क्या है, कौन सी है वैरायटी, 205, हाँ कोयम्बटूर 205, ये फर्स्ट वैरायटी है ऑफ शुगर केन। ये पहली वैरायटी शुगर केन की है, कोयम्बटूर 205। कब निकाली ये, 1918 में, क्लियर। तो एसबीआई की स्थापना कोयम्बटूर 1912 में हुई है, क्लियर, और पहली वैरायटी जो निकाली गई है कोयम्बटूर 205, ये 1918 में यहाँ से विकसित की गई है, क्लियर। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए भैया कि जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है, वहाँ पर कौन सा नोबलीकृत गन्ना, नोबेलाइज्ड शुगर केन, क्लियर। तो नोबलीकृत गन्ना का भी ध्यान रखना, नोबलीकृत गन्ना, क्लियर। नोबलीकृत गन्ना आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में इसको नोबेलाइज्ड शुगर केन कहा जाता है, क्लियर। तो वर्तमान में हम जो खेतों में लगा रहे हैं वो क्या है, वो नोबेलाइज्ड शुगर केन है, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना, नोबलीकृत गन्ना, क्लियर। और इसी का नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये चीज ध्यान रखना भैया, ये नोबेलाइज्ड शुगर केन होता है। ये कई बार पूछा है कि नोबलीकृत गन्ना का वानस्पतिक नाम, तो वही है सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये विकसित गन्ना। और इसको शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कोयम्बटूर में, वहाँ पर जो एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर वेंकटरमन, उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार की जो जंगली किस्में, देसी किस्में, उन सभी को क्रॉस करके ये आपका नोबलीकृत गन्ना विकसित किया, क्लियर। इसमें शुगर परसेंट 16 से 18% तक होती है और ये हेल्दी होता है, इसका स्टेम भी अच्छा होता है, इस पर रोग और कीट का आक्रमण कम होता है। तो ये शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ले ली है, क्लियर। हाँ, वेंकटरमन, बिल्कुल निहाल वर्मा जी ने बताया। हाँ, कोयम्बटूर 419 को चमत्कारी गन्ना कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। 419, कोयम्बटूर 419 नाम की जो वेराइटी होती है गन्ने की, इसको चमत्कारी गन्ना कहा गया है क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये अधिकतर क्लाइमेट के लिए सूटेबल होता है। चलो, तो ये आपने देख लिया यहाँ नीरा के बारे में, क्लियर। एक नीरा जो है वो मैंने अलग बताया, वो ध्यान रखना भैया, वो नीरा अलग है, वो पेय पदार्थ होता है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है वो है सोलो, क्लियर। सोलो खालिस्तान एक लोकप्रिय किस्म है। बताओ आप लोग, सोलो किसकी एक किस्म है? तो आप में से अधिकतर लोगों का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जो आपका सोलो किस्म होता है, सोलो किसका किस्म है, वो है पपीता या पपाया का, क्लियर। तो आप में से अधिकतर लोगों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, क्लियर। हाँ, तो सभी लोगों का आंसर आ गया है, बिल्कुल लगभग अधिकतर लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, क्लियर। तो ये जो सोलो है वो पपीता की एक लोकप्रिय किस्म है, क्लियर। इस चीज को हम देखेंगे अब। हाँ, चलो, ये आगे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक सजेशन ले रहा हूँ कि भैया ये जो आपको ये 8:30 से 10 का ये जो लेक्चर है, इसमें मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बर्डन तो नहीं लग रहा है? अगर आनंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लिखो कि चलो अच्छा है। अगर आप सभी को मज़ा आ रहा है तो ये बहुत बढ़िया है मेरे लिए भी। मैं भी क्या करता हूँ कि जो क्वेश्चंस बनाता हूँ उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, मैं जितना भी वर्क कर रहा हूँ, आप लोगों के कारण धीरे धीरे अब मुझे भी मज़ा आने लग गया है पढ़ाने में, क्लियर। ताकि आप लोगों को यहाँ इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ, इधर उधर से ढूंढ ढांड के लाता हूँ और आप लोगों से क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे आपसे भी सीखने को मिलती है, कुछ चीज़ें आप भी कभी कभी क्या होता है चैट सेक्शन में मैं अगर कुछ भूल जाता हूँ तो आप लोग भी कुछ डाल देते हो, तो वो बहुत अच्छा है, क्लियर। बिल्कुल पढ़ते रहो। कोरोना काल में जहाँ पर आप घर बैठे हो, बिल्कुल फालतू, मैंने आपको एक बार और बोला था कि फालतू दिमाग शैतान का घर होता है, तो अपने दिमाग को बिल्कुल फालतू मत रहने दो और क्या करो,
कहीं ना कहीं उसका यूज़ करते रहो। बस एक ही चैट सेक्शन में थोड़ा भाषा की मर्यादा का ध्यान रखो। आप सभी जो है पढ़े लिखे बच्चे हो, तो आपस में एक दूसरे से आपको बात करने से कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी बात करना है वो मुझसे बात करना है। क्लियर? बाकी तो मुझे भी मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ। क्लियर? इसकी जो भी वेराइटीज़ है आप कल के दिन में क्या करना, जो भी आपको यहाँ आंसर हैं, आंसर तो मैंने आपको बता दिया है कि सोलो जो है वो पपाया की वेराइटी है। इसके अलावा जैक फ्रूट के बारे में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना घर पे। आम के बारे में भी इसकी वेराइटी जो है उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि आम और पपीता, क्लियर, इनके बारे में अधिकतर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी वेराइटीज़ के बारे में अधिकतर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कटहल और लीची, इनके बारे में क्या करो, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। बाकी हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी समय तक। तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, बिल्कुल कोरोना। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ